Hello, everyone, and welcome back to Neptunes. This is a podcast on national education policy framework and how it impacts all educators. And today we're going to be tackling with parents. With me, I have Mrs. Anita Karwal, who has been at the forefront of NEP implementation in the country and who's also a policy expert. So, welcome, Anita, once again to this podcast. Today we're going to be addressing the very big question which is related to parents. क्योंकि पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होते हैं और टीचर्स भी यही बोलती हैं कि मैम ठीक है एनईपी तो बहुत बढ़िया है लेकिन पेरेंट्स का क्या करेंगे, उनके तो बहुत क्वेश्चन होते हैं, दे आर हेजिटेंट, दे मे नॉट रिस्पॉन्ड, वी हैव टू कन्विंस देम. तो हाउ कैन वी टैकल दिस? आप क्या कहेंगे एनईपी के बारे में पेरेंट्स को लेके? देखिए एनईपी जो है और उसके साथ जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है, दोनों जो है वो पहले जिस तरह से हम एजुकेशन करते थे उससे अभी बहुत फ़र्क आ गया है और पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स घर पे रहते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो घर पे जो है एक एनवायरनमेंट लर्निंग का वो किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है वो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स ही जो हैं बच्चों के पहले गुरु होते हैं। और पहले गुरु का ये नहीं मतलब है कि घर पे बैठ के एबीसीडी सिखाओ और पढ़ना सिखाओ, नहीं। वो उसका मतलब ये है कि पेरेंट्स का पूरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उनकी लर्निंग प्रोसेस में और उनको ये समझना चाहिए कि हर वक्त बच्चा सीख रहा है, हर चीज़ से सीख रहा है। तो एक चीज़ शायद आई वुड लाइक टू से हियर कि जो पेरेंट्स क्या है उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि घर में बच्चों को फोर्स करते हैं कि एक तो होमवर्क होता है कि आज तुमने क्या सीखा, तुम्हारी टेक्स्ट बुक निकालो, तुम्हारा होमवर्क नहीं, तुम खेल खेल में क्यों लगे रहते हो, बैठ के पढ़ाई करो. फिर कभी कभी ट्यूशन्स के लिए भी भेजते हैं कुछ, मतलब दे वांट के बच्चे ऑल द टाइम इन्वॉल्व रहे पढ़ाई में. तो ये सिनेरियो कैसे बदलेगा घर पे? अभी दुनिया भी बदल गई है, पढ़ाई भी बदल गई है। पहले क्या था, जब हम दोनों का ज़माना था बेसिकली, तो उस वक्त टेक्स्ट बुक्स थी, स्कूल्स थे, होमवर्क था, क्लास वर्क था और हम लोग बहुत ही एक सिमटे हुए से स्पेस में एनवायरनमेंट में थे। अभी वो जो स्पेस है वो पूरा ग्लोबल हो गया है और वर्ल्ड इज़ द स्टेज ऑन विच चिल्ड्रन ऑपरेट। एक इंस्टाग्राम से या सोशल मीडिया से बच्चे जो है दुनिया से कनेक्टेड हैं। अब ऐसे में बच्चे को ये मानना कि सिर्फ टेक्स्ट बुक लेकर के बच्चा बैठेगा तो पढ़ाई करेगा, ये गलत है। अब बच्चा हर वक्त सीख रहा है, बच्चा चाहे खेल रहा हो तो वो सीख रहा है, अपने नानी या दादी से वो रंगोली बनाना सीख रहा है तो भी बच्चा सीख रहा है। एट एवरी पॉइंट ऑफ द टाइम द चाइल्ड इज लर्निंग, द पेरेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड। सो एनईपी में पेरेंट्स के मतलब पेरेंट्स के लिए वी वुड लाइक टू से कि एनईपी में सबसे पहले तो स्टेज वाइज क्यूरिकुलम हो गया है कि एज वाइज नहीं है, ग्रेड वाइज नहीं है, स्टेज वाइज है. तो जो सबसे पहली स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज उसको कहा जाता है, जो कि एज ऑफ 3 टू एज ऑफ 8, मतलब ग्रेड 2 तक, प्री प्राइमरी से लेके ग्रेड 2 तक उसको एक स्टेज माना जाता है, फाउंडेशनल स्टेज. इस स्टेज में पेरेंट्स घर पे क्या कराएं? बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत होता है. ठीक है, स्कूल से बच्चा घर आता, मैं और मदर्स बहुत पूछती हैं, मतलब गुजराती में, हम तो गुजरात में, हूँ शू कराऊं, मैं बच्चे को क्या कराऊं घर पे? हाँ, ये सवाल इम्पोर्टेंट भी है, पेरेंट्स को समझना ज़रूरी भी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत क्लियर है कि सेकंड स्टैंडर्ड तक बच्चे को प्ले बेस्ड लर्निंग ही करनी है। मतलब उसको जो सीखना है वो खेल खेल में सीखना है, चाहे वो कहानी के माध्यम से सीखे, चाहे गेम्स के माध्यम से सीखे, या नहीं तो वो घर में बैठे पजल्स करे। घर में अगर उसको एडिशन सीखना है तो धोबी आया है कपड़ा लेने तो आप गिनना सिखाओ उसके थ्रू। तो हर चीज़ जो है खेल के माध्यम से करनी है। ये पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि घर में उसको बच्चे को इन्वॉल्व रखेंगे तो बच्चा सीखेगा। और ये बहुत इजी भी करें क्योंकि बच्चों को इस उम्र में तो बहुत अच्छा लगता है किचन में काम करना, टेबल सेट करना, गिनना, मेजर करना, खाना भी बनाने में हेल्प करेंगे. बाद में जाके शायद बच्चे उनको नहीं पसंद है बिकॉज दे थिंक इट्स अ चोर, मतलब उनको आफत आती है. लेकिन जब तक आई वुड लाइक टू टेल मदर्स के फायदा उठाओ जब तक छोटे हैं बच्चे, और वो वैल्यूज भी बहुत सारी सीखते हैं. बिल्कुल। तो उसमें मतलब जो आई थिंक रिसर्च जो बताता है कि बच्चे खेल के थ्रू ज़्यादा सीखते हैं. आई थिंक ये पॉइंट पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। रादर देन टेक्स्ट बुक के थ्रू जो वो आर्टिफिशियल लर्निंग नहीं तो वो हो जाता है. मैं इसको थोड़ा और ब्रॉडन करना चाहूँगी, सिर्फ खेल के माध्यम से नहीं,
बच्चा हर वक्त सीख रहा है, हम्म, चाहे वो खेल रहा है, चाहे वो कोई काम कर रहा है, चाहे वो ऑब्जर्व कर रहा है। चाहे ऑब्जर्व कर रहा है, चाहे आपको देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, बच्चा सीख रहा है। तो हमको बहुत ही केयरफुली अपने घर की जो होम लाइफ है उसको क्यूरेट करने की जरूरत है। और बच्चे सुनते हैं, वो खेल रहे होंगे लेकिन उनके कान वहाँ लगे हुए हैं, माँ बाप क्या बोल रहे हैं या दूसरे एल्डर्स क्या बोल रहे हैं घर में, और वो बच्चे के दिमाग में चला जाता है, वो इम्प्रिंट बन जाता है लाइफ टाइम के लिए। बिल्कुल। क्योंकि दे आर, आपने एक पॉडकास्ट में कहा था शायद कि दे आर लाइक स्पॉन्जेस, दे आर ऑब्जॉर्बिंग एवरीथिंग। तो हर चीज, उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है वो पूरा इतना सारा ले रहे हैं अपने माहौल से कि पेरेंट्स हैव टू बी, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चे एक्चुअली सीख रहा है ऑल द टाइम। यस। और इसमें आपने ये भी कहा, जस्ट टू रैप अप दिस वन पॉइंट, कि चिल्ड्रन आर लर्निंग थ्रू स्टोरी टेलिंग, यू नो, बाय डूइंग थिंग्स एट होम। तो हमारे जो कल्चर के साथ जो जुड़ी हुई हैं चीज़ें, वो पेरेंट्स को करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक जो हम जब छोटे थे, हमारे दादा दादी नाना नानी कहानियाँ सुनाया करते थे हमको, चाहे वो महाभारता से थी, पंचतंत्रा की थी, रामायण की, जो भी हमारे कल्चर में स्टोरीज हैं, जटका टेल्स थी। अब क्या हो गया है कि पेरेंट्स ने कहानियाँ सुनाना बंद कर दिया है, या तो कार्टून्स देखते हैं बच्चे टीवी पे, या बस वो फोन फेस्टिवल पे। सेलिब्रेशन जो है फॉर एग्जाम्पल, अब पेरेंट्स जो हैं कई बार उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, हम्म। बट एवरी फेस्टिवल अगर वो उस तरह से सेलिब्रेट किया जाए जैसे ट्रेडिशनली किया जाता है तो उससे भी बच्चे बहुत सीखते हैं। और जो बच्चों की नेचुरल क्यूरियोसिटी है, जो वो पूछते जाते हैं बच्चे, वहाँ माँ बाप जवाब देते जाएं। लेकिन ये जो टेंडेंसी ना कि मैं तुमको सिखाऊंगी, तो आज तुम बैठो एंड आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट दिस स्टोरी, वो दैट किल्स एक्चुअली द जॉय ऑल्सो। ऑल्सो सिंस यू सेड कि बच्चे सवाल बहुत पूछते हैं, कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप को पता नहीं है सवाल का जवाब क्या है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में बच्चे के साथ मिल करके रिसर्च करो, चलो मुझे नहीं पता, हम दोनों पता करते हैं ये क्या चीज़ है। बिल्कुल। और अब तो इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बिल्कुल। फ्रॉम इंटरनेट टू फोन्स पे सब चीज़ें, इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं पेरेंट्स को। तो ये चीज़ बच्चे के साथ एक तो क्वालिटी टाइम भी हो जाएगा, और बच्चे और माँ बाप दोनों साथ में सीख सकते हैं चीज़ें। और भी काफ़ी चीज़ें हम पॉडकास्ट में बात करेंगे, लेकिन एक और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन वो एग्ज़ाम ड्रिवन है। और पेरेंट्स को ही लगता है ठीक है, ये खेल खेल में अगर बच्चे सीखेंगे, एनईपी में तो ये सब अलग चीज़ें आ गई, एक्सपीरियंशियल लर्निंग आ गया है, तो बाद में क्या होगा, बच्चे कंपटीशन के लिए बैठ पाएंगे कि नहीं, और एग्जाम्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं फ्रॉम यंगर एज टू ओल्डर एज ग्रुप, ये अगर आप बता सकें तो। पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि हम स्कूल बच्चे को भेजते क्यों हैं, एजुकेशन का पर्पस क्या है। एजुकेशन का पर्पस एग्ज़ाम पास करना नहीं है। एजुकेशन का पर्पस है कि बच्चा जो है इस तरह से सीखे कि उसको वैल्यू सिस्टम मिले, उसको स्किल्स मिले, कॉम्पिटेंसीज मिले, ताकि वो अपनी जो एडल्ट लाइफ है उसको अच्छी तरह से जी पाएगा, प्रोडक्टिवली जी पाएगा उसको। अब ये करने के लिए एग्जामिनेशन सिस्टम में एनईपी चेंज लेकर के आई, और वो चेंज ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम के अंदर कंटिन्यूअस एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है, जिसमें कि टीचर पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से पूछते जाएगी और उन बच्चों को फीडबैक देते जाएगी, और उससे उसको पता लगता रहेगा कि बच्चा सीखा या नहीं, मुझे थोड़ा और इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है या नहीं, इस टॉपिक के ऊपर या इस कॉम्पिटेंसी के ऊपर। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है, जो क्लास के अंदर होता जाएगा, बच्चे को पता भी नहीं लगेगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, उस पे ज़्यादा फोकस है ना कि एग्जाम्स और टेस्ट्स के ऊपर। एग्जाम्स होंगे, एंड ऑफ द ईयर पे एग्जाम्स होंगे, थर्ड में भी हो, शायद फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ में भी हो, बोर्ड एग्जाम भी होगा 10th का और 12th, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेटिव असेसमेंट होंगे। और टीचर्स को तो ये समझने की ज़रूरत है, बट पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि हर हफ्ते टेस्ट, यूनिट टेस्ट, हर चैप्टर के ख़त्म होने के बाद टेस्ट और एग्ज़ाम, ये सब की अब ज़रूरत नहीं है। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से टीचर को समझ में आ जाएगा बच्चा किस लेवल पर है। ये चीज़ आई थिंक काफ़ी मुश्किल है शायद पेरेंट्स को समझने में। उनको टाइम लगता है, लेकिन जो उनका डर है, ये है कि अगर वो फॉर्मेटिव असेसमेंट पूरा साल करें, आई थिंक ये टीचर्स के माइंड में भी डर होगा, तो वो रेगुलर एग्जाम्स के लिए कैसे वो कर पाएंगे, उनको प्रैक्टिस कहाँ से मिलेगी। आई थिंक दिस इज़ वन बिग फियर इन देयर माइंड्स। सो मे बी यू कैन एक्सप्लेन दैट, बिकॉज
मैं मेरी तरफ से तो इतना कहना चाहूँगी कि मेरे एक्सपीरियंस में अगर बच्चों में स्किल्स आ गए हैं, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी आ गई है, उनको कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर हो गया है, उनको फिर रोट लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। और जो एग्ज़ाम्स हैं शायद उनके भी पैटर्न्स तो बदलेंगे ही। दे आर नॉट गोइंग टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स ओनली, या टेक्स्ट बुक सेंट्रिक एजुकेशन से तो हम दूर जा रहे हैं। सो वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन द नेचर ऑफ एग्जाम्स व्हिच आर गोइंग टू बिल्कुल, एंड जो आप कह रहे हो अंजू बिल्कुल सही है कि पहले एग्जाम कंटेंट सेंट्रिक, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, चैप्टर सेंट्रिक, टॉपिक सेंट्रिक था। अभी एग्जाम जो है कॉम्पिटेंसी सेंट्रिक, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में कन्वर्ट होता जा रहा है। शायद आपको पता होगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2019 से एवरी ईयर 10% क्वेश्चंस को कॉम्पिटेंसी बेस्ड कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। ओके। अभी पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 50 to 60% चेंज हो चुका है। और वो धीरे धीरे इसलिए इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि ये एक चीज है जिसको समझने में टाइम लगता है पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। उसी तरह राज्यों को भी, स्टेट्स के स्कूल्स को भी, प्राइवेट स्कूल्स को भी ये सब चेंजेस लाने पड़ेंगे। और पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम में जो स्कोर है वो उससे बच्चा डिफाइन नहीं होता है, पर बच्चा की कॉम्पिटेंसी कितनी उसको मिली, कौन से स्किल्स, जैसे आप कह रहे थे, कौन से स्किल्स एक्वायर किए बच्चे ने, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, आई थिंक लेकिन इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स के माइंड में ये होता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जब यूनिवर्सिटी में बच्चा जाएगा उसके मार्क्स के बेसिस पे ही उसको एडमिशन मिलता है। दैट हैज़ बीन द ट्रेंड सो फार। तो इसलिए पेरेंट्स आर नेवर टोटली कन्विंस्ड एंड नॉट आर टीचर्स ऑल्सो। बट आई थिंक एट दिस पॉइंट वी कैन वेरी सेफली से हम ये तो बता सकते हैं कि एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ में भी जो एडमिशन्स देते हैं बच्चों को, नाउ दे बिगिनिंग टू लुक एट द स्किल्स। खाली टॉपर बच्चा आए जिसमें कोई स्किल्स नहीं है, जिसने पूरा मतलब मार्क्स तो अच्छे आ गए हैं लेकिन उसमें ना ही कम्युनिकेशन स्किल है, ना ही कोई रिसर्च स्किल्स हैं। तो इस तरह से यूनिवर्सिटीज आर आल्सो नाउ लुकिंग एट दो स्किल्स। दैट इज आई थिंक वन यस यस एब्सोल्युटली, वो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहा है यूनिवर्सिटीज में। आपको पता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, वो एंट्रेंस टेस्ट भी स्किल बेस्ड होता है। सो काफी कुछ जो है बदलाव आ रहा है। ठीक है। एंड सी एजुकेशन में जो बदलाव आने का प्रोसेस है, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। राइट। To expect that it will happen overnight, it's not going to happen, as we keep saying in our podcast. Yes, yes. It's going to be a slow process, but the change is coming, especially if your children are in the foundational stage, छोटी क्लासों में हैं, तो उनके लिए तो जब complete तक वो हायर क्लासेस में आएंगे बहुत बदल change हो जाएगा। जाएगा। डू यू हैव एनी एग्जांपल इन माइंड जो आप कह रहे हो ना कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड अब क्वेश्चंस हमारे सीबीएसई पैटर्न में आ गए हैं, तो इज देयर एनी एग्जांपल दैट यू कैन गिव फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ Okay, let me give कॉम्पिटेंसी you बेस्ड क्वेश्चन? an example. For example, हमारे बिजली के बिल आते हैं घर पे। अब उस बिजली के बिल में लिखा होता है कि आपने इतना यूनिट यूज़ किया है और उसका आपका ये अमाउंट आता है। और उसमें ये भी लिखा होता है कि अगर आपने 0 से 100 यूनिट यूज़ किया होता तो इतना अमाउंट होता, अगर 100 से 200 होता तो इतना अमाउंट होता। अब अगर मुझे इस पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल बनाना है और मैं बच्चे के मैथ स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग दीज कॉम्पिटिशनल स्किल्स एंड मैथमेटिक्स स्किल्स पे सवाल बनाना है, तो मैं सवाल ये पूछ सकती हूँ कि मेरा बिल इतना आया है, मैंने कितने यूनिट 100 के 0 to 100 के यूज़ किए हैं और कितने यूनिट 200 से 300 के और 300 से 400 के। राइट, राइट। अब उसमें बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, और उसमें उसकी कॉम्पिटेंसी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ऑफ कॉम्पिटिशनल थिंकिंग डेवलप होती है। थैंक यू, ये तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया, क्योंकि ये शायद मुझे भी नहीं आता होगा अच्छी तरह। हमने तो कभी ऐसे सीखा ही नहीं, और हमें तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल सर्किट सीख के हम लोग मतलब वही रट्टा मार के पास होते थे विदाउट बिकॉज हम अंडरस्टैंडिंग। लोग टेक्स्ट बुक से सीखते हैं। अभी आइडिया है कि जो रियल लाइफ में जो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर सीखना हमें जरूरी है। हाँ, और रियल लाइफ में जो हमको उपयोगी भी हो। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दैट लर्निंग जो जहाँ मैं यूज ही ना कर पाऊँ, और लाइफ में जाके मैं लाइफ से सीख रही हूँ और स्कूल में टेक्स्ट बुक से सीख रही हूँ, उसका कोई मेल ही मैं नहीं है। आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने ये मैंडेट किया है कि जब बच्चे 12th स्टैंडर्ड में आ जाएं, 11th 12th में, तो वोटर बनने के लिए जो एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिल करना सीखें। अब ये एक प्रैक्टिकल स्किल है, अदरवाइज उसको पढ़ना सीखेंगे तो वो समझेंगे कि क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है,
हम कौन से असेंबली एरिया में हैं, हम कौन से पार्लियामेंट्री एरिया में हैं, एटसेट्रा. सो इट बिकम्स अ स्किल. राइट और उसके साथ सिटीजनशिप भी आता है बच्चे सिविक्स में जो टेक्स्ट बुक में सीखते हैं इससे अच्छा रियल लाइफ में सीखे तो वो बहुत ही इट विल बी सो मच मोर यूजफुल. लेट्स कम टू अनदर पॉइंट. एक भाषाओं का जो है लैंग्वेजेस एंड कल्चरल आइडेंटिटी एनईपी में बहुत सारा फोकस दिया गया अब के भी जो मदर टंग है वो सीखनी चाहिए और जो अपना कंटेक्चुअल लर्निंग है जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में है दैट शुड कम इनटू द चाइल्ड्स लाइफ. तो पेरेंट्स अभी इसको क्या हम समझाएं पेरेंट्स को कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेजेस एटसेट्रा. जो इसके ऊपर आजकल बहुत चर्चा हो रही है और पेरेंट्स ही नहीं जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसके ऊपर काफ़ी बात कर रहे हैं. और जो भी बात कर रहे हैं वो बच्चे नहीं हैं, वो एडल्ट्स हैं, राइट वो बड़े लोग हैं. बच्चा किस चीज़ के थ्रू गुजर रहा है वो एनईपी ने समझा है और उसकी साइंटिफिक बैकिंग किया है, उसकी भी स्टडी करी है. उसके आधार पे एनईपी में ये प्रोविज़न दिया गया है कि जिस भाषा में बच्चा कंफर्टेबल है, जिससे ज़्यादा फ़ेमिलियर है, व्हिच इज़ मोस्टली मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, उस भाषा में पहली एजुकेशन, जो पहले स्टेजेस की एजुकेशन है, दी जाए, तो बच्चे को वो लैंग्वेज के ऊपर पकड़ आएगी. बच्चे को टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ेगा ट्राइंग टू डिकोड अ लैंग्वेज व्हिच ही और शी इज़ कंप्लीटली अनफेमिलियर विद. फेमिलियर लैंग्वेज को डिकोड करना ज़्यादा आसान होगा. बच्चा लैंग्वेज पिकअप करेगा और उसकी वजह से बाकी सब्जेक्ट्स पिकअप करेगा. सो द आइडिया इज़ कि आप भले ही बाकी भाषा पढ़ाओ, जैसे फाउंडेशनल स्टेज से आप अंग्रेजी पढ़ा सकते हो एज अ सब्जेक्ट, लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, अंग्रेजी को पढ़ाने का मीडियम भी जो है, आप हिंदी रख सकते हो, बंगाली रख सकते हो, असमीज रख सकते हो, गुजराती उसके माध्यम से आप पढ़ाओगे तो अंग्रेजी जल्दी पकड़ेगा क्योंकि वो लैंग्वेज बच्चे को ज़्यादा समझ आती है. लैंग्वेज जो बच्चा समझता है या जानता है, इट इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द चाइल्ड इन एजुकेशन. और ये सारी रिसर्च आई थिंक दुनिया भर में बहुत सारे बहुत देशों में मदर टंग में ही सिखाई जाती है और ये हमारे जितने भी ग्रेट इंडियन एजुकेटर्स रहे हैं फ्रॉम गांधी टू टैगोर वगैरह उन्होंने भी बहुत मातृभाषा के ऊपर काफ़ी उन्होंने एम्फेसाइज किया था. तो ये चीज़ ज़रूरी है कि बच्चा कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो अपनी ही लैंग्वेज में उसको मिले. और टीचर्स जो हैं अगर बच्चे की सपोजिंग स्टेट लैंग्वेज उसकी मदर टंग नहीं है लेकिन कोई और लैंग्वेज है तो टीचर हैज़ टू ट्राई ऑल्सो एट इन द स्कूल. और जो घर में है माँ बाप को अपनी भाषाओं में चाहे वो मिक्स्ड मैरिज हो चाहे कोई पेरेंट केरला और कोई पंजाब से शादी की हो मिक्स्ड ग्रुप मतलब पेरेंट्स हैं सो दे शुड स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस ताकि बच्चे को दोनों लैंग्वेज जो बिल्कुल सही बात. हाँ अंजू, मेरा खुद का केस है. माय हस्बैंड इज़ अ पंजाबी, आई एम फ्रॉम बिहार. हम लोग गुजरात कैडर में हैं. तो हमारे बच्चे दोनों बेटियां जो हैं उन्होंने अंग्रेज़ी तो सीखी, उसके अलावा हिंदी, गुजराती और पंजाबी भी जानता. हाँ सो और वो ज़रूरी है कि वो अपनी भाषा अगर सीखते हैं तो अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर के साथ बिल्कुल भी उनकी रूटेडनेस होती है. बिल्कुल. आई थिंक और जो हमारे इंडियंस जो भी मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है व्हेन दे गो अब्रॉड दे वेरी सक्सेसफुल जनरली. आई थिंक उसका एक कारण ये रहा है बिकॉज इंडियंस आर लार्जली मल्टीलिंगुअल. हमारी कैपेसिटी बहुत है अलग अलग भाषाओं को सीखने के लिए इसीलिए हम अच्छा कर पाते हैं व्हेनेवर वेरेवर वी गो. लेकिन एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी जो पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए एक तो घर पे ज़बरदस्ती भाषा ना सिखाएं. जैसे कि अगर चलो स्कूल में जो भी भाषा सीख रहे हैं मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज कुछ और है लेकिन घर में बैठ के उनको ये ना करें चलो मैं तुमको ABCD सिखाऊंगी. एज अ टीचर पेरेंट्स आर पेरेंट्स और उनका रोल उनको एज पेरेंट्स निभाना चाहिए. सेकेंडली जो स्कूल में भी भाषा सिखाते हैं जो पहले ईयर्स हैं उसमें जो रीडिंग राइटिंग है वो एक ही भाषा में पहले सिखाएं बिकॉज चाइल्ड विल गेट कंफ्यूज्ड इन द रिटन फॉर्म. ओरल आप जितने भी सिखाएं चाहे बच्चे की कैपेसिटी होती चाहे वो 2 भाषाएं हैं 3 भाषाएं हैं बच्चा ओरली तो बहुत आराम से पिकअप कर सकते हैं बच्चे. लेकिन जो स्क्रिप्ट है पहले एक से चालू करें वंस अ चाइल्ड हैज मास्टर्ड द स्क्रिप्ट और ज़्यादातर वो इंडियन लैंग्वेज ही होनी चाहिए. एक बार ये बच्चे ने वो सीख ली इंडियन लैंग्वेज उसके बाद आप दूसरी कोई इंडियन लैंग्वेज या फिर बाद में इंग्लिश भी स्क्रिप्ट सिखा सकते हैं. लेकिन sometimes schools are teaching 3 scripts at the same time in No, grade I 1. totally agree with you, and I want to give you the absolutely wonderful example of Gujarat. गुजरात सरकार ने ये डिसीजन लिया था, आई थिंक 2-3 साल हो गए, कि फाउंडेशनल स्टेज पर ही इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है.
स्क्रिप्ट लेकिन गुजराती की पढ़ाते हैं और इंग्लिश ओरली पढ़ाते हैं, बिल्कुल। बोलना, सुनना, हम्म कहानी सुनना, हम्म, उसके थ्रू पढ़ा रहे हम्म, हैं। तो बाय द टाइम बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में आएगा, बच्चा बिल्कुल रेडी होगा टू लर्न द स्क्रिप्ट ऑफ इंग्लिश। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको ऑलरेडी ओरल भाषा आ चुकी है, उसको सिर्फ ट्रांसफर करना है स्क्रिप्ट में, एंड दैट इज मच इजियर देन ट्राइंग टू टीच बोथ टू द चाइल्ड, यस, the oral part, the meaning part which is understanding, and the script part which is totally different. यस, And last thing I would like to say, क्योंकि जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी हमारी भाषाएं हैं, सारी जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, दैट इज कम्प्लीटली फोनेटिक। क ख ग, मतलब क क ही होता है, ख ख ही होता है, ग ग ही होता है। English is being also taught in a phonetic way, and it is not a phonetic language. यस। बहुत सारी टीचर्स हैं, फिर पेरेंट्स भी अपने आप ही चालू हो जाते हैं। बट आई जस्ट वांटेड टू मेक दैट वन पॉइंट इन दिस पॉडकास्ट, अगर जो सुन रहे हो, कि भी प्लीज, इंग्लिश इज नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज, इट शुड नॉट बी टॉट इन अ फोनेटिक वे, ओनली इंडियन लैंग्वेजेस आर फोनेटिक। थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग दैट। Yes. Let's now go to another point which I think is important for parents. ये है टेक्नोलॉजी और स्क्रीन टाइम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मतलब इनकी डर है पेरेंट्स को कि भी बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो रहा है, तो इसके हम टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है, दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। हाउ डू वी डील विद दैट? व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ इन एजुकेशन एंड एट होम? सो सबसे पहले तो अंजू, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट NEP and NCF are very clear that technology should be used in an appropriate manner at the stage at every stage. So if it is the preparatory and foundational stage, जो शुरू में जब जो को, उस वक्त टेक्नोलॉजी का यूज़ ये होगा कि उसमें से थोड़ा कंटेंट यूज़ किया, बच्चों को कुछ कहानी दिखाई, कुछ फिल्म दिखाया, कुछ गेम कराया, एटसेट्रा। पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, फिर उस वक्त टेक्नोलॉजी का यूज़ रिसर्च के लिए, स्टडीज़ के लिए, टू एनहांस योर लर्निंग प्रोसेस, उसके लिए यूज़ करने के लिए NEP and NCF are very clear about it. Now the question is about the use of devices. अब और ये जो है ज़्यादातर अर्बन सेटिंग्स में बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है। इसमें आई वुड से वन इज़ कि सेट एन एग्जाम्पल। पेरेंट्स खुद डिवाइस पे 24/7 रहते हैं, तो हाउ डू दे एक्सपेक्ट द चाइल्ड नॉट टू डू इट? बिल्कुल। सेकेंड इज कि एज पेरेंट्स आपको स्क्रीन टाइम, व्हाट द चाइल्ड कैन वॉच, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, चाइल्ड लॉक कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिकॉज बच्चों जो इंटरनेट अवेलेबल है, बच्चे थ्रू द मोबाइल फोन दे कैन गो टू एनी काइंड ऑफ वेबसाइट्स, और वो क्या सीख रहे हैं, उनके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वी डोंट नो। तो खुद को इस पे एजुकेट करना पड़ेगा, साइबर सिक्योरिटी पे। you have heard of a lot of cases where children get influenced by certain apps, by social media. अपने Even आप को harm predators, कर सकते हैं, किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में हमको पता ही नहीं चलता कि वो कौन है। कोई क्राइम हो जाता है, अपने आप को हार्म कर सकते हैं, या साइबर बुलिंग होती है। ये सब से बचने के लिए पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी लाइक, एंड हाउ टू गेट इनटू इट, व्हाट टू डू टू हेल्प योर चाइल्ड। एंड ऑल्सो व्हेन पेरेंट्स जब देखें कि बच्चा 24/7 इस पे लगा हुआ है, तो उसमें पेरेंट्स को उसके सोशो इमोशनल वेलबींग के बारे में भी सोचना पड़ेगा, बिल्कुल, और उसमें घुसना पड़ेगा उनको, बिल्कुल। एंड इफ रिक्वायर्ड काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, खुद की भी और बच्चे हाँ, की भी। और फर्म रहना पड़ेगा। हाँ, आई थिंक आई वुड टेक द एनालॉजी अबाउट गाड़ी की चाबी। जब तक बच्चे में मेच्योरिटी नहीं आती, 18 साल का नहीं होता है, वी डू नॉट गिव द कार, एंड विदाउट द फैक्ट दैट द चाइल्ड शुड लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। टू लर्न टू ड्राइव इज नॉट डिफिकल्ट। 14 साल में, 15 साल में भी बच्चा सीख सकता है, लेकिन जजमेंट नहीं है। सिमिलरली जो इंटरनेट है, उसका यूज है, टेक्नोलॉजी का यूज है, बच्चों में जजमेंट नहीं है, वो स्कर्फिंग तो वो सीख जाते हैं। तो जब अगर पेरेंट कैन पुट द फुट डाउन एंड से नहीं, ये तुम गाड़ी नहीं चला सकते हो जब तक तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं आता है, जब तक तुम्हारी उम्र नहीं हो जाती, यू कैन नॉट डू दैट। सिमिलरली टेक्नोलॉजी है, इतने घंटे के बियॉन्ड तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि दिस इज गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। और तुम कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर जा सकते हो, वो भी मेरा कंट्रोल, हमारा घर का कंट्रोल रहेगा, क्योंकि उनको बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, इट इज गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। ऑफ कोर्स बच्चे बाहर जाके भी देख सकते हैं, ये बात सही है, वी हैव टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन। तो ये तो वही चीज़ है, जैसे बच्चे बाहर जाके गलत कंपनी में जाके गलत चीज़ें कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वैल्यू दैट यू आर टीचिंग एट होम। एक चीज़ आई वुड लाइक टू से कि जो हम कह रहे थे कि पेरेंट्स आर रोल मॉडल्स, हम ये देखते हैं कि खाना
खाना खाते समय भी पेरेंट्स अपना मोबाइल देख रहे होते हैं, हाँ, कुछ स्क्रॉल कर रहे होते हैं, किसी को जवाब दे रहे होते हैं, या मदर्स हैं, छोटे बच्चों को भी खाना खिला पाएँ इसलिए वो मोबाइल रख देती हैं। हाँ। सामने रख देंगी तो बच्चा मोबाइल देख रहा है, कार्टून देख रहा है, कुछ फ़िल्म देख रहा है और मदर्स उनको खाना मतलब खिला रही हैं। सो दिस इज़ अ ईज़ी वे, इट्स लाइक एन एस्केपिंग, और बच्चे का भी ध्यान उसमें नहीं, माँ माँ भी उसको हर वर्क इज़ गेटिंग डन क्योंकि वो खाना खिला रही है। सो यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन अ वेरी डिफरेंट वे, नॉट फॉर व्हाट इज़ मेंट टू बी यूज्ड। सो ये चीज़ भी आई थिंक पेरेंट्स को समझनी बहुत ज़रूरी और है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है एआई का। हुँ, आजकल चूंकि एआई एकदम डिसरप्टिव एक फोर्स बन करके आई है और पूरी दुनिया अब इसको इस्तेमाल कर रही है और हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं इसको इस्तेमाल करना। तो एआई का गलत यूज़ भी हो सकता है। इनफैक्ट वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है कि बच्चे अब असाइनमेंट्स एआई से करके देते हैं। हुँ, बट ये भी चर्चा हो रही है कि एआई से भले करें क्योंकि दैट इज़ द फ्यूचर, लेकिन उसको क्या वो डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि इसमें फेक न्यूज़ क्या है, सही क्या है? इसमें जो सोर्सेज़ दिए हैं या लिंक्स दिए हैं उसको कन्फर्म कर पाते हैं या हुँ, नहीं, उसको स्टडी कर पाते हैं, उसको एनालाइज़ कर पाते हैं या नहीं। तो उस तरह की जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, वो हमको एआई के साथ-साथ इंट्रोड्यूस करनी ज़रूरी है। सो आई थिंक दिस इज अगेन लिंक्ड टू घर में बच्चा क्या करे, क्योंकि हमने फाउंडेशनल ईयर्स की बात की, हमने ये प्रेपरेटरी और मिडिल स्टेज की बात नहीं की, वो बच्चे घर में क्या करें। सो आई थिंक दैट्स अनदर वन थिंग दैट वी हैव टू से कि भाई जैसे कि एआई का यूज रिसर्च स्किल्स हैं, बच्चे घर पे अगर यूज करें टेक्नोलॉजी टू डू सम रिसर्च, दैट इज फाइन। यस। या कुछ एनालिटिकल थिंकिंग है, चलो पेरेंट्स भी साथ में मिलके कर सकते हैं, या जैसे दोनों ने कुछ फ़िल्म देखी उसके बारे में डिस्कशन हो सकता है कि अभी इस फ़िल्म में कौन से स्टीरियोटाइप्स थे, किसी का मज़ाक उड़ाया गया है, कोई चीज़ गलत दिखाई गई है। तो वो भी बच्चे माँ-बाप के साथ, या कुछ अच्छी भी दिखाई गई है, दे कैन टॉक अबाउट दैट वेदर दे आर वाचिंग फ़िक्शनल फ़िल्म्स या डॉक्यूमेंटरीज़। तो नॉट ओनली दैट जैसे कुछ खरीदना चाहता है बच्चा, कोई गेम खरीदना चाह रहा है और पेरेंट्स को लग रहा है ये नहीं तुमको ये लेना चाहिए। अब आप एआई में जाके उसका बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस कंपैरेटिव सकते हैं। टेबल आप बनवा सकते हो। उसके बाद आप उस पे डिस्कशन कर सकते हो। तो एआई को अगर हम लोग पॉजिटिवली यूज़ करें in the growth of the child, in the learning process of हुँ, the child, then it is useful. हुँ, But it is not useful if it is used only as a crutch, जहाँ बच्चा या पेरेंट्स सीखने को रिप्लेस कर रहा है एआई से। बिल्कुल। आपने ये भी कहा ना अबाउट यूजिंग एआई फॉर होम, तो जैसे कि ग्रोसरी शॉपिंग होती है, बजटिंग होता है घर का, तो एआई के माध्यम से भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरे बच्चों को इन्वॉल्व करें, तो जो ये एज ग्रुप है, ये जो प्रेपरेटरी के बाद मिडल ईयर्स एंड स्पेसिफिकली एडोलेसेंस, उनको क्या लगता है, दे डोंट लाइक टू समटाइम्स डू चोर्स, मतलब उनको आप बोलो बिस्तरा ठीक करो, दे विल नॉट लाइक दैट। बट इफ यू टेल, तो वो तो करेंगे ही, उनको करना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ इफ दे स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन हाउसहोल्ड बजटिंग, एक्सपेंसेस, कहीं ट्रिप पे जाना है, वेकेशन पे जाना है, उसकी क्या कॉस्ट होगी, कहाँ जाएँगे, इस तरह से अगर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स के साथ हो, सो देन दे विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ Mm. लाइफ स्किल्स आल्सो, Yes. rather than just textbook, So as right? long as it is used for the purpose of learning, for understanding, for analysis, for also comparison, etc., I see no harm in it. But it should be done at the later stage. Yes. छोटे बच्चों को नहीं, इसमें बिल्कुल। हाँ बिल्कुल मतलब लेटर ऑन तो जैसे आपने बोला, secondary stage and perhaps towards the end of middle stage. राइट, राइट। Yeah. Yeah, that you're absolutely right, because उस टाइम पे then they can do simulations, मतलब एआई के यूज़ थ्रू they can find out if they have to go to a particular place, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, ये सब मतलब बच्चे रिसर्च कर सकते हैं थ्रू एआई। बिल्कुल। That's a good point. So I think now I'd like to know how can parents then support school education, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि टीचर्स को लगता है अगर हम एनईपी इम्प्लीमेंट करेंगे हमको पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो व्हाट डू पेरेंट्स रिक्वायर टू डू सो दैट ये जो एनईपी में जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ रहे हैं हमारे एजुकेशनल लैंडस्केप में, टीचर्स को भी थोड़ा सपोर्ट मिले, बच्चों को भी सपोर्ट मिले, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स? एज यू आर राइटली सेइंग अंजू कि टीचर्स भी अभी सीखने के मोड में हैं। सब हम्म, कुछ नया है, चेंज हो रहा है, धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। पेरेंट्स को जो है उसको एक आदत है हम लोग की एज़ पेरेंट्स, हम लोग क्वेश्चन बहुत करते हैं। आप क्वेश्चन करो, लेकिन आपको उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है और आप क्वेश्चन करके उसको सपोर्ट भी करो क्योंकि अब थिंग्स विल चेंज।
अब जो है बच्चा घर आके बोलेगा कि मुझे होमवर्क नहीं मिला है और मैं 3 दिन से हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और लेकिन हम जिस ज़माने से आते हैं, हम लोग तो सिर्फ़ पढ़ाई करते थे और खूब सारा होमवर्क लेकर के आते थे, खूब सारा क्लास वर्क करते थे। वो नहीं हो रहा है अब। अब बच्चा जो है जॉयफुल एटमॉस्फेयर में, एंगेजिंग एटमॉस्फेयर में या तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर रहा है या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, स्टोरी टेलिंग बेस्ड लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। अब इसमें बच्चा विल कम होम एंड से आज मैंने कुछ नहीं किया, मज़ा किया घर पे स्कूल में। एंड पेरेंट्स को लगता है ओह माय गॉड अब क्या हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, हमारे बच्चे का तो टाइम वेस्ट हो रहा है, हम ये स्कूल बेकार है। ऐसा नहीं है। पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि ये सब ट्रांसफॉर्मेशन एनईपी की वजह से हो रहा है और हमको सपोर्ट करने की ज़रूरत है इस प्रोसेस तो आई थिंक ये तो एक कॉम्प्लीमेंट है। अगर बच्चा घर आके बोलता है ना कि मैंने बहुत मज़े किए और आज हम खेले, तो आई थिंक पेरेंट्स शुड टेक दैट एज़ अ पॉजिटिव थिंग कि बहुत अच्छी बात है, कुछ अच्छा ही चल रहा होगा, एनईपी में कुछ लिखा है वही दिस इज माय ओन implement हो रहा है। एग्जांपल, यू नो व्हेन माय डॉटर्स जॉइन्ड योर स्कूल, हम लोग की आदत थी घर आए जैसे ही आज क्या पढ़ाई किया, कुछ नहीं। एवरी डे फॉर 10 days व्हेन दे सेड कुछ नहीं, आई सेड ये हो क्या रहा है, यू नो। एंड देन यू कॉल्ड अस फॉर अ पेरेंट टीचर्स मीटिंग एंड देन वी रियलाइज कि कितने मजे से बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। एंड दैट इज़ द रियल वे ऑफ लर्निंग। चाहे वो एनिमल्स किंगडम में देखें या बच्चे मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनके भी बेबीज होते हैं, वो खेल के थ्रू सीखते हैं, और ह्यूमन बींग्स के भी बच्चे खेल के थ्रू सीखते हैं। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। एक चीज़ हमने वो रह गई मेरी टू डिस्कस। हमने एग्जाम्स की बात की, हमने एचपीसी की बात नहीं की, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जो कि बहुत ही बड़ा बदलाव आया है इन द वे चिल्ड्रन आर बीइंग असेस्ड। तो उसका अगर हम टुक में थोड़ा सा बता दें, सो वी वुड कवर दैट पॉइंट फॉर पेरेंट्स। यू यूज द वर्ड टुंक व्हिच मींस ब्रीफली इन गुजराती। तो ये हमारी मल्टीलिंगुअल्स। टुक में बिल्कुल। तो होलिस्टिक एजुकेशन जो है ये बहुत बड़ा प्रोविजन है एनईपी का। इनफैक्ट मेरा मानना है कि 3 बड़े प्रोविजंस हैं एनईपी में। एक तो एनईपी चाइल्ड सेंट्रिक है, दूसरा होलिस्टिक एजुकेशन है और तीसरा 5+3+3+4 4 स्टेजेस में एजुकेशन होगा। होलिस्टिक एजुकेशन में ये प्रोविजन ये एनईपी कहता है कि जो बच्चे का कॉग्निटिव डोमेन है, मतलब जो एकेडमिक साइड है, जो माइंड है उसका, जो उसका साइकोमोटर डोमेन है यानी उसकी जो बॉडी है, और जो उसका अफेक्टिव डोमेन है यानी जो उसके इमोशनल प्रोसेसेस हैं, ये तीनों का एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल है, लर्निंग प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल है। और हम किसी भी एक को नहीं पढ़ा सकते और बाकी को छोड़ सकें, ऐसा नहीं है। राइट। पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे को खेलना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आर्ट करना या म्यूज़िक करना। वो हर चीज़ से बच्चा सीख रहा है, उसके डोमेन्स डेवलप हो रहे हैं। कई पेरेंट्स जो हैं, मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे जो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि तुमको आईआईटी में जाना है, तुमको नीट के एग्जाम्स देने हैं, सो बचपन से पढ़ाई में लगे रहते हैं बच्चे। और वो बड़े होकर के थोड़े से नीरस टाइप के हो जाते हैं, ना आर्ट समझते हैं, ना उनको किसी गेम्स में इंटरेस्ट है, ना अपने वेलबींग या न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। और ऐसे बच्चे बाद में जाके थोड़ा मिसफिट हो जाते हैं। सो एनईपी ये मानता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ज़रूरी है, सारे डोमेन्स को डेवलप करना ज़रूरी है और पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो इसके बारे में तो आई एम श्योर हमारे और भी पॉडकास्ट होंगे जो पेरेंट्स को समझा सकें कि एचपीसी वगैरह क्या है। लेकिन ये जो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, हेड, हार्ट एंड हैंड, या जो साइकोमोटर स्किल्स हैं, जो बॉडी है, जो माइंड है, और जो स्पिरिचुअल है, जो कॉग्निटिव है, ये सारी चीज़ें मतलब आर इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन, और इसको वापस लाया गया है। ये हमारे इंडियन ट्रेडिशन बिल्कुल। की ही बात है। होलिस्टिक एजुकेशन और किसी ट्रेडिशन में नहीं था, इंडियन ट्रेडिशन में शुरुआत से था। बिल्कुल। और इसको श्री अरबिंदो जी, हाँ, इंटीग्रल एजुकेशन जो है सब श्री अरबिंदो का। रविंद्रनाथ टैगोर जी, महात्मा गांधी जी, सब ने इसी के बारे में बात की है। सो फाइनली देन किस तरह से पेरेंट्स सपोर्ट कर सकें, और पेरेंटिंग कैसे चेंज होगी, वो तो हमने बात किया थोड़ा बहुत सपोर्ट का, लेकिन पेरेंटिंग कैसे चेंज होगी अब? पेरेंटिंग अभी तक थी कि हम बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे और हम बच्चे को बताएंगे कि ये क्लास है, ये किताबें हैं, इसको पढ़ो और यही तुम्हारा फ्यूचर है। अब जो है पेरेंटिंग को इंस्टेड ऑफ चेंज इस तरह से होना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ टेलिंग द चिल्ड्रन कि ये सीखो, अब पेरेंट को एक फैसिलिटेटर की तरह बनना पड़ेगा जिसमें बच्चे को एक्सप्लोर करना अलाउ करें पेरेंट्स। कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आज भले मुझे क्लास में हिस्ट्री पढ़ाया गया था, पर मैं तो वो म्यूजियम में जा कर के फिशेस को देखना चाहता हूँ।
उसको एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। अंजू, आपको पता नहीं याद है या नहीं याद है, जब मेरे बच्चे दोनों छोटे थे, आपके स्कूल में थे और मुझे विदेश जाना पड़ रहा था किसी ऑफ़िशियल विज़िट के लिए, तो 15 दिन के लिए मैं बच्चों को साथ में ले जाना चाह रही थी और स्कूल का मिडल ऑफ़ द सेशन था। मैंने आपसे पूछा था और आपने ये कहा था कि बच्चे वहाँ जाके कुछ सीखेंगे ही, और एक कंडीशन पे जाने देंगे कि जो सीखा है वो वापस आके क्लास में प्रेजेंटेशन करेंगे। एंड बच्चों को तो इतना मज़ा आया क्योंकि दे टुक इट एज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस, और वहाँ जा कर के हर चीज़ को नोट डाउन करना, उसको अंडरस्टैंड करना कि हमको तो प्रेजेंटेशन करना है, क्लास में कोई सवाल पूछ लेगा तो हम क्या करेंगे। सो गोइंग इन डेप्थ इनटू थिंग्स, इट वाज सच अ गुड एक्सपोजर। वही बच्चों के लिए पेरेंट्स को वो चेंज लाना पड़ेगा माइंडसेट में अपने आप बिल्कुल। के। आई थिंक ये जो बच्चों का समय पेरेंट्स के साथ होता है, आई फील दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट। पेरेंट्स डू नॉट रियलाइज़ कि बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाएँगे और चले भी जाएँगे अपनी-अपनी दुनिया में अपनी लाइफ़ को लीड करने के लिए। तो जितना भी समय मैं मानती हूँ एज़ एन एजुकेटर, जभी भी पेरेंट्स हमको आके पूछते हैं कि मैम हमारे ना कोई रिलेटिव की शादी है और हमें जाना पड़ेगा नॉर्थ इंडिया में, कहीं और जाना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। तो प्लीज़ अगर हम हमेशा बोलते हैं प्लीज़ लेके जाइए। इससे अच्छा और क्या सीखने को मिलेगा? आफ्टर ऑल बच्चे साथ में होंगे, फैमिली के साथ होंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे हमारे कल्चर के बारे में, ट्रेडिशंस, मज़े भी करेंगे। तो उसके बाद जो अगर बच्चा आके कुछ शेयर कर सकता है क्लास में, तो वहाँ लर्निंग हो गया कि कुछ लाइक यू सेड चाइल्ड इज़ नोटिंग डाउन, शेयरिंग, फोटोग्राफ्स ले ली। बच्चों को हम कुछ टास्क भी दे सकते हैं। तो उसमें लर्निंग कैन बी मैप्ड ऑन एनी एक्टिविटी। बिल्कुल। और जो लाइफ़ है, जो ज़िंदगी है, अगर हम उससे हम ब्रेक कर दें और स्कूल के ही चार दीवारियों को हम महत्व दें, तो द चाइल्ड इज कट ऑफ फ्रॉम द रियल लाइफ। यस, आई थिंक एवरीथिंग शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू अ चाइल्ड्स एक्सपीरियंस एंड दैट लर्निंग इज़ व्हाई एक्सपीरियंस। पेरेंट्स को एक चेंज और लाना पड़ेगा, उनको को-लर्नर्स बनना हम्म। पड़ेगा बच्चों के साथ। यस। तो बच्चा कुछ नया एक्सप्लोर करना चाह रहा है, नया सीखना चाह रहा है, कल्चर एंड ट्रेडिशन के बारे में ही सीखना चाह रहा हो, तो पेरेंट्स को साथ-साथ में सीखना पड़ेगा और साथ में मिल कर के काम यस। एक्सप्लोर करना चाहिए। ये जो पेरेंटिंग का ये शायद शिफ्ट यही होगा कि आई एम नॉट देयर ओनली टू टीच माय चाइल्ड इज देयर आल्सो टू टीच मी। टीच मी। और अभी जो पेरेंटिंग में जो बदलाव आएगा, जो माइंडसेट शिफ्ट होगा, दैट आई थिंक इज अ बिगेस्ट गिफ्ट आल्सो व्हिच विल कम थ्रू ऑल दीस चेंजेस। एज़ आई ऑलवेज़ लाइक टू से कि बच्चा 14% समय अपना स्कूल में बिताता है और 86% समय, 86% समय जो है या तो घर पे या सोसाइटी में बिताता है। तो सबसे ज़्यादा लर्निंग कहाँ से मिलनी चाहिए उसको? उसको वो एनवायरनमेंट, वो एक्सप्लोरिंग की वो दैट फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से मिलनी बिल्कुल, चाहिए? वो घर से और सोसाइटी से मिलनी चाहिए। बिल्कुल, वो सारी जो वैल्यू एजुकेशन है, आजकल क्या हो गया है कि पेरेंट्स के माइंड में होता है कि स्कूल भेजे, स्कूल सब कुछ सिखाएँगे। ये टीचर्स की भी काफ़ी कंप्लेंट्स आती है कई स्कूलों के साथ। व्हेनेवर आई टॉक टू पीपल, टीचर्स, दे सेइंग मैम सारा तो हमारे हम पे थोप दिया, लेकिन ये नहीं देख रहे कि घर में बच्चा क्या कर रहा है। एंड घर में जो बच्चा कर रहा है उसकी वजह से क्लासरूम में इम्पैक्ट हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है। अगर माँ-बाप के घर झगड़ा करते हैं घर पे या कुछ फाइट्स होती हैं, कई बारी हाथापाई भी सैडली होती है। तो उसका, और बच्चों को भी मारते हैं, कई बारी पेरेंट्स बच्चों पे भी हाथ उठाते हैं, तो वो वही बच्चा स्कूल में आके हाथ उठाएगा दूसरों पे। तो जो पेरेंटिंग का जो रोल है, मतलब व्हाट इज़ माय रोल, माय कंट्रीब्यूशन, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। और वो कंट्रीब्यूशन सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, एक्चुअली वो इम्पैक्ट सब सोसाइटी में जा रहा है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें जो और कही जा सकती हैं, लेकिन आज के लिए काफ़ी हमने वी हैव कवर्ड गुड ग्राउंड, काफ़ी कुछ चर्चा हो चुकी है। सो आई विल जस्ट सम अप विद सम की टेकअवेज फॉर आवर पेरेंट्स। एक तो है, जैसे मैं समझी हूँ, प्ले बेस्ड लर्निंग है। एनईपी में प्ले बेस्ड लर्निंग आ गया, दिस पेरेंट्स शुड रियली सपोर्ट दैट एंड स्पेशली इन द फाउंडेशनल ईयर्स, बट ऑल्सो इन लेटर ईयर्स। जैसे कि बोर्ड गेम्स हैं, बच्चे, पेरेंट्स कैन प्ले सम इंटरेस्टिंग बोर्ड गेम्स विद चिल्ड्रन एट होम। स्पोर्ट्स भी हैं, कई मैंने देखा है पेरेंट्स बच्चों के साथ खेलते हैं स्पोर्ट्स भी जाके, वो भी एडवेंचर ऑल्सो। एडवेंचर है। बाहर जाके कुछ भी करना है, शॉपिंग करनी है, सामान लाना है, हर चीज़ में पेरेंट और बच्चा साथ में कुछ भी करेंगे एक्टिविटी, उसमें उनकी बॉन्डिंग भी होंगी और दोनों सीखेंगे। दूसरी है एक मदर टंग की जो वैल्यू, आपने ये बताया कि मदर टंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। सो ये जो है सपोर्ट, पेरेंट्स का ये ड्यूटी है कि बच्चों को वो भाषा सिखाएं ताकि वो रूटलेस नहीं हो जाएं, दूसरी भाषाओं सीख के अपनी भाषा ना भूल जाएं। तीसरी है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड पर्पसफुली, उसका रोल है लाइफ में। वी कैन नॉट, अदरवाइज चिल्ड्रन विल बिकम हैंडीकैप जब वो बाहर जाएंगे। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है बियॉन्ड एकेडमिक्स।
इसका मतलब ये है कि चाहे वो स्पोर्ट्स में बच्चे को इंटरेस्ट है, आर्ट्स में है, डांस में है, कोई भी चीज़ में है, पेरेंट्स शुड सपोर्ट दैट, नॉट ओनली फोकस कि भी तुमने कितनी पढ़ाई की, क्या तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, एटसेट्रा। एक और पॉइंट आपने बताया फैसिलिटेटर, मतलब पेरेंट इज इन द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर एंड अ को लर्नर। मुझे ये काफ़ी कॉन्सेप्ट पसंद में आया कि वी आर ऑल ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ टुगेदर, लेट अस लर्न टुगेदर। आई एम नॉट देयर ओनली विद ऑल, मतलब सब मुझे अकेले इतना सारा ज्ञान नहीं है कि मैं ही तुमको सब ज्ञान दूँ। कुछ चीज़ें मुझे पता हैं, कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता हैं, एंड वी कैन लर्न टुगेदर। एंड आई थिंक लास्टली it would be to start small, to do some small meaningful things with the child, and then go on to maybe larger things. So very consistently being with the child, चाहे आप बहुत बिजी हैं लाइफ में, लेकिन आप शाम को 15 मिनट ही बिताते हैं, आधा घंटा बिताते हैं बच्चे के साथ, खाना बना रहे हैं, खाना साथ में खा रहे हैं, कोई स्टोरी सुन रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं, कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स देख के याद कर रहे हैं, तो कुछ भी एटलीस्ट टू बी प्रेजेंट विद द चाइल्ड, नॉट ओनली सब अपने अपने स्क्रीन टाइम पे लगे, वो नहीं होना चाहिए। सो इवन इफ दे डेडिकेट सम स्पेसिफिक टाइम इन द इवनिंग्स और एनी टाइम ड्यूरिंग द डे टू डू मीनिंगफुल एक्टिविटीज विद द चाइल्ड, दैट आई थिंक विल बी वेरी हेल्पफुल। तो इसी तरह आई थिंक NEP and NCF have become really important change makers in our lives, and I think it is going to create global citizens. That is a mandate also rooted in Indian values. शायद यही आज का I think message हो सकता है. So I hope that parents will be leading the educational transformation now, becoming part of this journey of learning. Thank you very much, Anita, for sharing all your wisdom and all your experience as a parent and as an educator and as a policy maker. Today you've been in all the 3 different roles. I think हम लोग ये इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो और भी डेवलप होने चाहिए. I hope that this session was useful to you all parents. Thank you for watching this episode of Neptunes, and stay tuned for further episodes. Namaskar.